ये आपका लेक्चर नंबर 8 होगा शायद, देख लो तो। लेक्चर नंबर 8 ही है ना। एक्चुअल में पिछले क्लास में हम लोग SHE पर काम कर रहे थे और आपको बताया गया था इस SHE को जानने के दरमियान हम लोग बहुत सारा नया नया बात पढ़े। जैसे एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो किसी भी कंडीशन पर यदि हम पोटेंशियल ज्ञात करते हैं तो उसको हम लोग सिंपल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं। यदि उसी इलेक्ट्रोड को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पर ले जाकर यदि पोटेंशियल निकालते हैं तो उसी को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंतर्गत दो ही चीज़ आता है, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को भी हम लोग स्टैंडर्ड टर्म में बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसी तरह का एक टर्म आ गया है अब हम लोग को पढ़ने के लिए, कौन चीज़? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, क्या उसका संरचना है, ये सब बात आप जानते हैं। आज हम लोग बस उसको डिफाइन करेंगे। देखिए, यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में H+ आयन का कंसंट्रेशन 1 m हम ले लें, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm ले लें और हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का जो टेम्परेचर है वह 25 डिग्री C ले लें, तो ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है यह स्टैंडर्ड कंडीशन पर चला गया। और इसी स्टैंडर्ड कंडीशन पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर जब हम काम करेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत है इसमें? हम लोग कह सकते हैं कि इन हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, इफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 atm, temperature is 25 degree C or 298 Kelvin, and concentration of H+ ion in the solution is 1 m, then this hydrogen gas electrode is called standard hydrogen gas electrode और SHE। ठीक है, तो स्टार लगाइए और लिखिए SHE। लिखिए इन हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड if pressure of hydrogen gas is 1 atm, comma, temperature is 25 degrees C or 298 Kelvin, and concentration of H+ ion is 1 m, 1 m means 1 mole per liter, then this hydrogen electrode is called SHE। इस चीज़ को निश्चित रूप से हम लोग फिगर में भी देख लेंगे, फिगर में भी इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। हो गया? यदि हम इसका फिगर बनाएं तो देखो, इसका फिगर कुछ ऐसा ही हम लोग बनाते थे। एक बर्तन लिए थे, याद कीजिए आप,
इस बर्तन में इस तरह का एक पाइप नुमा कुछ डाला गया था, याद है आपको? यहाँ पर एक होल हुआ करता था जिससे हम लोग हाइड्रोजन गैस डालते थे। तो यदि आप इसको SHE बनाना चाहते हैं तो पहले आप इसमें पानी भरिए और इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालिए जो टूट के क्या दे, H+। तो अंदर में आपको H+ देना पड़ेगा। इसको हम लोग एक वायर से कनेक्ट करते थे और यहाँ पर एक प्लेट लगा होता था। और यह प्लेट किस चीज़ का प्लेट है? कौन सा प्लेट है ये? इसी को ना हम लोग प्लेटिनम प्लेट कहते थे। इसमें आपको भरना होता था H+, मतलब लेना होता था। ये बर्तन आप याद कीजिए पैक हुआ करता था। चूँकि गैस इलेक्ट्रोड है, पैक नहीं रहेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल सकता है, तो जो प्रॉपर काम है वो हो नहीं पाएगा। कुछ ऐसा, यदि इस इलेक्ट्रोड में, इस व्यवस्था में हम लोग इस H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना ले लें, 1 m ले लें, यानी 1 मोल पर लीटर ले लें। इस इलेक्ट्रोड का यदि टेम्परेचर 25 डिग्री C ले लें, या इसी को 298 केल्विन भी कहेंगे, और हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर हम यहाँ पर डाल रहे हैं, यह प्रेशर कितना हो, 1 atm। जाते वक्त भेंट कर लेना। तो ये प्रेशर कितना atm का हो, 1 atm का। यदि इस 3 कंडीशन के साथ ये इलेक्ट्रोड कहीं भी दिख जाए आपको, तो यही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये 2 बार हम बोलेंगे तब तुमको सुनाई देता है। तुमको मार से कोई बचाएगा नहीं। अब इसी पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं SHE। ठीक है, उतारिए फिगर। यहाँ पर ये ऊपर पर भी पैक होना चाहिए। बोलिए, उतार लिए क्या? सुनो, यदि ये कंडीशन बदल जाए तो क्या यहाँ पोटेंशियल डेवलप होगा या नहीं? कंडीशन बदले तो भी पोटेंशियल डेवलप होगा, और इस कंडीशन पर भी पोटेंशियल डेवलप होगा। इस कंडीशन पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा ये इसका कहलाएगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि ऑक्सीडेशन हुआ तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यदि इसका रिडक्शन हुआ तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप एक बात यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा। अब लिखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of SHE is taken 0। मतलब इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा कितना आपको मानना है, 0, चाहे इसका ऑक्सीडेशन हो चाहे इसका रिडक्शन हो। अब इसका रीजन क्या है, इस बात को समझिए आप, सुनिएगा ध्यान से। पोटेंशियल यहाँ भी डेवलप हो रहा है, और मान लो यहाँ पर हम जिंक वाला इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, पोटेंशियल वहाँ भी डेवलप हो रहा है। ऐसा मान लीजिए आप कि यहाँ पर एक जिंक वाला इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, दोनों को हम यदि जोड़ेंगे तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ही ना हमको वोल्टमीटर बताएगा।
तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि हमको ये पता चल जाए कि सिर्फ जिंक का कितना पोटेंशियल, कि सिर्फ जिंक के पोटेंशियल डेवलप करने की क्षमता कितनी है। तो ऐसी स्थिति में यदि मान लो कि कुछ ऐसे समझो, ये बात थोड़ा सा अल्टर टाइप का बात है जो तुमको समझना पड़ेगा यहाँ पर। एक्चुअल में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का मेजरमेंट करें, हम जिंक इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का मेजरमेंट करें स्टैंडर्ड कंडीशन पर। तो इसका मेजरमेंट तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि दूसरे साइड कोई इलेक्ट्रोड लगे नहीं। जब तक लगेगा नहीं तब तक ये निकलेगा नहीं। और इसके पोटेंशियल का डिफरेंस ही यहाँ पर हमको पता चलता है। तो अकेला जिंक कितना पोटेंशियल डेवलप किया, इस बात को पता करने के लिए हमको सामने वाले को क्या मानना पड़ेगा? 0। यदि हम 0 नहीं माने तो हमको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए अभी हम जिंक लगा दिए, फिर कभी कॉपर लगा देंगे, फिर कभी एल्युमिनियम लगा देंगे, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि किसका स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसको हम लोग हमेशा कितना मान के चलते हैं? 0। ये बात थोड़ी देर के बाद और बेहतर समझ में आएगा। अभी हम हल्का सा बस चर्चा कर दी हैं, आप एक हेडिंग के अंतर्गत इस बात को समझ सकते हैं। लिखिए ईएमएफ ऑफ सेल, इसी को कंप्लीटली बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, या इसी को सेल पोटेंशियल भी कहा जाता है। और सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग ना शॉर्टकट में ईएमएफ कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या कहेंगे शॉर्टली? ईएमएफ। तो ईएमएफ ऑफ सेल भी इसको कहा जा सकता है, और इसी को सेल पोटेंशियल को ना ई सेल से हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो कहीं पर ईएमएफ ऑफ सेल लिखा हुआ रहे या ई सेल लिखा हुआ रहे, इसका मतलब है पूरे सेल का पोटेंशियल। अब ये क्या है इसको आप समझिए। इस टॉपिक को जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप समझोगे नहीं। तो पहले इसको समझ लो, तब उस बात को समझना बेहद आसान हो जाएगा जो थोड़ी देर पहले हम हल्का सा बस चर्चा कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। उम्मीद है कि वो बात अभी आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आया होगा। हेडिंग लिख लिए हैं, अब जो पूछते हैं उसका जवाब दीजिए आप। एनोड पर कौन सी घटना होती है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर रिडक्शन। ये सब लोग जान रहे हैं। तो एनोड पर यदि ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पर पोटेंशियल कैसा डेवलप होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यदि कैथोड पर रिडक्शन होता है तो वहाँ कैसा पोटेंशियल डेवलप होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। यदि फुल सेल का आप निर्माण करते हैं, मैं किसी हाफ सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फुल सेल की बात कर रहा हूँ। फुल सेल का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रोड इधर लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और कंटिन्यूस करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। तो दोनों का अपना कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना। जैसे मान लीजिए इधर वाले का ऑक्सीडेशन हुआ, इधर वाले का रिडक्शन हुआ, तो निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है, इस दोनों को आप जोड़ दीजिए। इस दोनों का सम ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल। तो हम लोग कह सकते हैं सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल और ई सेल। हाँ या ना? लिखिए तो। लिखेंगे सम ऑफ SUM, सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड
एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। लिख लीजिए आप। तो बताइए तो ई सेल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। बोलो ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? अब हमारी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ई सेल बराबर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड अभी लिखा हुआ है। हम चाहें तो इसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आर पी लिख कर साइन को निगेटिव कर दें, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में सेम होता है, साइन में अपोजिट होता है। तो अब ये क्या लिखाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल, निगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, इसको चेंज मत कीजिए। अब आपको हम बताते हैं कि हम इसको चेंज क्यों नहीं किए और इसको चेंज क्यों कर दिए। आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि साइंस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में मान के चलेगा, याद है आपको? अब हम इसी को चाहें तो लिख सकते हैं ई सेल बराबर, इसको इधर लिखिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब देखो, दो पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या है? ई सेल। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में यदि आप एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को घटा देंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ई सेल। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस मिला आपको यहाँ पर, और यहाँ जो वैल्यू रीडिंग देगा ना वोल्ट मीटर, यहाँ जो तार से जोड़ेंगे और वोल्ट मीटर, एक्चुअल में ये जो रीडिंग देता है, एक्चुअल में यही रीडिंग क्या कहलाता है? ई सेल। वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बताता है। जैसे कभी 0.74 बताया, कभी 1.14 बताया, या जो भी बताया वो एक्चुअल में ई सेल कहलाता है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इस हिसाब से तो हम ई सेल को यानी ईएमएफ ऑफ सेल को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बोलिए कैसे? द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल का पहला डिफिनीशन सम्स के साथ होता है, मतलब जहाँ पर हम लोग नेचुरली जो होता है उसको जोड़ देते हैं। नेचुरली जो होता है उसको जोड़ने का मतलब यह हुआ कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एनोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड पर रिडक्शन होता है तो कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को आपस में क्या किए? जोड़ दिए। वहाँ से लगा कि ये तो पोटेंशियल का सम है, जबकि पोटेंशियल का डिफरेंस न होता है ये ई सेल। तो अब आप आगे देखिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आखिर कैसे ये डिफरेंस है। सेम टाइप का रहेगा तो डिफरेंस, और अलग अलग टाइप का है तो सम। क्लियर हुआ ये चीज़? तो आप एक काम कीजिए, ये तीनों लाइन उतारिए, और इस तीनों लाइन को उतारने के बाद आप ईएमएफ ऑफ सेल को एक और तरीके से डिफाइन कीजिए। पहले उतारिए इसको आप।
इस सब जगह पर एकदम आराम आराम से पढ़िए। यही वो सब जगह है जहाँ से आप उलझेंगे या जहाँ पर बातें जल्दी दिमाग में नहीं जाती हैं। इसीलिए इसको थोड़ा ढंग से समझ लीजिए तो आगे समझने में कोई परेशानी होगा ही नहीं। बाकी ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है आगे जाके। जो भी हार्ड चीज़ है वो यहीं पर है, समझने वाला चीज़। 2 क्लास हो चुका है, आज एक क्लास और थोड़ा बहुत टच करेगा कल का क्लास। उसके बाद फिर ये आसान हो जाएगा। उसके बाद कुछ है नहीं इसमें। इतना समझ लोगे तो एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो बनेगा नहीं तुमसे। टोटल न्यूमेरिकल बनेगा। अटेम्प्ट तो आप सब पर करेंगे, एक आध को गलती हो गया या हो सकता है कि आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए, वो एक अलग बात है। तो इसका दूसरा डेफिनेशन लिखिए द डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड and reduction potential of anode and reduction potential of anode is called EMF of cell और cell potential। EMF हमेशा स्मॉल में सब लिखिएगा, स्मॉल e, स्मॉल m, स्मॉल f। EMF ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब आप हमारी बात सुनिएगा ध्यान से। ये लिखा हुआ है सिंपल आरपी, मतलब नॉर्मल आरपी। यदि हम यहाँ पर S लगा दें, इसका क्या मतलब? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। और यहाँ पर यदि हम S लगा दें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये क्या मतलब हो गया? ये क्या बातें बदल गई? एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ है, कंडीशन बदल गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये स्टैंडर्ड हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया तो ये नॉर्मल रह जाएगा, तब ये भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। और तब इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। What do you mean by standard cell potential? Difference of, दो तरह से इसको बोल सकते हैं। Difference of standard reduction potential of cathode and standard reduction potential of anode is called standard cell potential। और difference of reduction potential of cathode and reduction potential of anode at standard condition is called स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपको खूब सुनने के लिए मिलेगा। तब तो आप ऐसा सोचिए, तब तो ये पूरा का पूरा बातें बदल जाएगा ना जी। यदि हम यहाँ पर डायरेक्ट SRP लगा दिए या जो भी लगा दिए तो क्या लगता है आपको यहाँ पर छोड़ देना चाहिए SOP प्लस SRP। तो ये जैसे ही हम इसमें नोट लगा दें, आप याद कीजिए सॉल्यूशन चैप्टर में नोट का मतलब प्योर हुआ करता था। याद आ रहा है आपको? T नोट B, T नोट F, P नोट। P नोट होता था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, T नोट B होता था प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, T नोट F होता था प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। याद आ रहा है? इसमें यदि इस चैप्टर में यदि अब हम कहीं भी नोट का यूज करें, इस तरह का साइन, ये चीज़, तो तुरंत समझ लीजिए वो काम हम कहाँ पर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पर। स्टैंडर्ड कंडीशन पर इस चैप्टर में हम लोग नोट का यूज़ करेंगे और ये इंडिकेट करेगा कि 3 चीज़ के साथ हमारा काम चल रहा है। 3 चीज़ के साथ मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सी, 25 डिग्री सी, प्रेशर 1 atm और आयन का कंसंट्रेशन 1 m। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? तो आप लिखिए अगेन लिख दिए, अगेन लिखिए E नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड। ये टोटल बात फिर से आप उतारिए और सब में आपको क्या लगा देना चाहिए? नॉट।
बोलिए, हो गया? मिटा दें अब इसको? अब दो चार टर्म जो तुम यूज किए हो, ये टर्म अब आगे एकदम बहुत कस के यूज होने वाला है। और ये टर्म है ये टर्म है आरपी, ये टर्म है ओपी, ये टर्म है एसआरपी, एसओपी, ई सेल और लास्ट ई नॉट सेल। क्या आप बता सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है? देखो, ये एक शॉर्टकट टर्म है, यह एक शॉर्टकट टर्म है जिसको आपको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। क्या है ये? रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल, या इसी को हम लोग कहते हैं सेल पोटेंशियल, ठीक है? और इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एक्चुअल में ई सेल या ई नोट सेल वोल्ट मीटर जो रीडिंग देता है वो यही होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन पर है तो उसी को हम ई नोट सेल कहेंगे, और स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो हम ई नोट सेल नहीं कहेंगे। अब मान लीजिए सेल में एक हाफ सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पर है और दूसरा हाफ सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पर नहीं है, वैसी स्थिति में भी हम कहेंगे कि ये ई सेल है ना कि ये ई नोट सेल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है जबकि दूसरा नहीं कर रहा है, तब तो पूरा सेल नहीं किया ना। तो पूरे सेल को जब हम ई नोट सेल, पूरे सेल के पोटेंशियल को जब हम ई नोट सेल कहेंगे तो वहाँ पर आपको ये बात खास करके ध्यान रखना पड़ेगा कि हर हाल में वहाँ पर दोनों का दोनों हाफ सेल किस कंडीशन में होना चाहिए? स्टैंडर्ड कंडीशन में। आई बात समझ में? नोट करके सबको एक तरफ से लिख लेना घर पर जाकर कि ये क्या है, या अभी इंडिकेट कीजिए। देखिए, अभी हम बार बार यूज़ जरूर किए हैं इसका, लेकिन कहीं पर हम लिखे नहीं। क्या ये कहीं लिखा हुआ है कि ई नोट सेल क्या है? इसको लिख लीजिए, दोबारा हम इसको लिखाएंगे नहीं। हालांकि ये सब बात ऐसे ही याद रह जाता है, लेकिन आपको बाद में परेशानी ना हो इसलिए आप इसको ज़रूर लिख लीजिए। क्या जी, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं, ये तो बड़ा अच्छा बात है कि कोई बात भी नहीं है और हंस भी रहे हैं। मतलब ये हंसमुखिया हुआ नहीं रे, यही ना हुआ? हंसना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के वक्त नहीं, फिर तो डिस्टर्ब हो जाइएगा आप, हम भी हो जाएंगे, पता चल लगेगा कि क्या दिक्कत है भाई। हो गया? लिख लिए? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? लिखिए, अब स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of zinc electrode, measurement of standard electrode potential of zinc electrode। अब ये हेडिंग क्या पड़ गया, ये हेडिंग ही तुमको नहीं समझ में आया होगा। इस हेडिंग को तुम थोड़ा प्रैक्टिकली लो तो समझ में आ जाएगा, थियोरिटिकली ये समझ में नहीं आएगा। और प्रैक्टिकली लेने के लिए हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा और फिगर पर कुछ प्रैक्टिकल बात आपको समझाना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, अब सुनिए आप लोग। हम इस तरफ एक बर्तन लेते हैं
और इस बर्तन में थोड़ा पानी भर लिए और हम इसमें एक रॉड ले लिए। ये किस चीज़ का रॉड है? जिंक रॉड, जो कि काम ही हम उसी पर कर रहे हैं। इसमें हम Zn++ आयन का कंसंट्रेशन ले लिए। इसमें Zn++ है, मतलब हम इसमें ज़रूर ZnSO4 डाले होंगे, टूट गया होगा Zn++ और SO4 माइनस में। मान लीजिए आप कि हम यहाँ पर Zn++ का कंसंट्रेशन ले लिए 1m, और यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है ये ले लिए 25 डिग्री से। चूँकि ये गैस इलेक्ट्रोड नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम प्रेशर का कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो बताइए कि क्या ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर है या स्टैंडर्ड कंडीशन पर नहीं है? है ना जी। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा या नहीं? निश्चित रूप से हुआ होगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा वो सिर्फ अकेला किसका पोटेंशियल कहलाएगा? जिंक का। अच्छा, ये पोटेंशियल कहलाएगा या स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहलाएगा? क्यों? क्योंकि हम कंडीशन स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये कितना पोटेंशियल डेवलप कर रहा है। फिर हम पोटेंशियल बोल दिए, गलत बोल दिए। हम जानना चाहते हैं कि ये कितना स्टैंडर्ड पोटेंशियल डेवलप कर रहा है। और चूँकि ये इलेक्ट्रोड है तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है हमको ये जानना है। बोर्ड पर ये संभव नहीं है, ये बात कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है। आप लैब में ही करा सकते हैं इसको, यहाँ पर कुछ फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन जो बात वहाँ कराया जाएगा उसको इमेजिन करके हम आगे का थ्योरी समझ सकते हैं, इसलिए ये बात जानना जरूरी है। अदरवाइज इसका प्रैक्टिकल वैल्यू बुक में दिया हुआ रहता है, पूरा 2-3 पेज भरा हुआ है, हम आपको दिखाएंगे बाद में। अब देखिएगा पीछे में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पूरा वैल्यू लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी में लॉग टेबल के आसपास। तो हम एक्चुअल में यही जानना चाहते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना होगा। अब ये कैसे मेजर होगा? अच्छा, आप एक बात बताइए, पोटेंशियल जरूर यहाँ डेवलप हुआ है, लेकिन जब तक इस वायर को हम कहीं जोड़े नहीं, कोई डिवाइस ऐसा है जो इसका रीडिंग दे दे कि ये इतना पोटेंशियल डेवलप किया? बोलिए हाँ या ना। नहीं। अब एक समस्या देखो क्या है। मान लो कि हम इसको जोड़ दिए इससे, जैसे ही तुम इसको इससे जोड़ोगे ये एरो इस डायरेक्शन में घूम जाएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है। ये प्रैक्टिकल बात है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और गया किधर? उस तरफ, हाइड्रोजन के तरफ। आप गौर कीजिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी अपने स्टैंडर्ड कंडीशन पर है। आप गौर कर रहे हैं ये चीज़? यानी एक्चुअल में ये जो है ना, ये है SHE और ये क्या है? जिंक इलेक्ट्रोड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। हाँ या ना? तो तुम जैसे ही इसको जोड़ोगे ना तो यहाँ पर तुमको रीडिंग मिलेगा 0.76 वोल्ट का। और यह एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। सुन लो, हम अपने मन से नहीं लिख दिए हैं, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। ये आपको याद अभी नहीं करना है, ये हमको याद है। ये 0.76 वोल्ट होता है। अब ये जब हम किए तो हमको क्या मिला, थोड़ा इसको समझते हैं। ये जब भी बताएगा, ये जो रीडिंग हमको दिया है, आपको क्या लगता है कि वो इसका रीडिंग है या इसका रीडिंग है? ये पूरे सेल का रीडिंग है। ये पूरे सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है ये। अब आप बताइए कि यदि हमको 5 लाना हो तो 10 - 5 करेंगे तो भी 5 आएगा, 20 - 15 करेंगे तो भी 5 आएगा, 30 - 25 करेंगे तो भी 5 आएगा। मान लीजिए इसका पोटेंशियल 30 और इसका 25, तो भी नहीं ये वैल्यू 5 देगा। मान लीजिए कि ये डिफरेंस हमको 5 आया, मतलब 0.76 वोल्ट हमको उतना नहीं आके कितना वोल्ट आया? 5 वोल्ट। तो ये एक डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? अभी तुरंत हम लोग लिखे हैं ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में, बताइए किसका डिफरेंस है? यह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड का डिफरेंस है ना ये। तो ये डिफरेंस तो अलग अलग कितना अनगिनत वैल्यू से वो डिफरेंस मिल सकता है। तो हम इसको कितना मान लें? क्या अपने मन से 10 मान लें और इसका 5 मान लें?
क्या हम अपने मन से इसको 20 और इसको 15 मान लें? क्या ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप ऐसा कीजिए, मतलब इसके विपरीत साइड आप ऐसा इलेक्ट्रोड लीजिए जिसका अपना पोटेंशियल 0 होता हो। और अभी जस्ट लिखा है SHE के केस में यहाँ पर नोट करके कि हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होता है वह कितना होता है? 0। इसका मतलब है कि यदि ये 0.76 वोल्ट दिया है तो ओवरऑल टोटल का टोटल वो इसी का होगा, उसमें उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। यानी उस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए हमको एक ऐसा रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। और इसीलिए आप कल लिखे थे ना कि किसी भी हाफ सेल के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, जिसमें 3 गो बताया गया था कि 3 हाफ सेल यूज में आता है। एक SHE, यही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरा AgCl इलेक्ट्रोड, और तीसरा कैलोमेल इलेक्ट्रोड। आपको बोला गया था कि AgCl का ज़रूरत नहीं है आपको, वो सिलेबस आपका नहीं है, कैलोमेल आपका सिलेबस नहीं है, आपको पढ़ना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब समझ में आया कि यहाँ पर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही क्यों जोड़े? ये आपकी मजबूरी है। आप यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही जोड़ेंगे क्योंकि इसी का पोटेंशियल 0 होता है, बाकी किसी का पोटेंशियल 0 नहीं होता है। क्लियर हुआ? अब देखो, अब इसी बात को थोड़ा डिटेल में फिर से समझो। हम लोग पढ़े हैं कि E0 सेल बराबर होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये बात पढ़े हैं ना जी? या इसी को तुम उल्टा बोलोगे तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये उधर चला जाएगा, दोनों एक के बात है, कोई अलग अलग बात ये नहीं है। अब जरा बताइए कि एनोड का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भागा। इसका मतलब है कि देखो, वोल्ट मीटर के सुई की दिशा हमको ये बता देगी कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, इधर से इधर या उधर से इधर। तो उस हिसाब से हम ये पता कर लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। और यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता चल गया तो हमको ये पता चल जाएगा कि कौन एनोड है और कौन कैथोड। हम अभी जिंक को डायरेक्ट एनोड नहीं कह सकते हैं, हम ये चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन गया किधर। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा, यानी जरूर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ होगा। इसका मतलब है कि ये क्या रहा होगा? एनोड। तो एक पता चल गया एनोड, तो दूसरा तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो क्या है। ये हो गया एनोड, तो ये क्या हो गया? कैथोड। बात समझ में आ रही है आपको? अब बताइए, E0 सेल बराबर होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो E0 सेल का वैल्यू ये तो हमको प्रैक्टिकली मिल गया, कितना? 0.76 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो बताइए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड के बदले हम लोग जिंक यदि लिख दें तो कोई दिक्कत है? बोलो। प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ SHE लिख दें तो चलेगा? SHE का पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही 0 होता है, चाहे वह रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो। ध्यान रहे, SHE का 0 होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 नहीं होता है। ये कंडीशन बदलेगा तो इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगा, तब फिर मुश्किल हो जाएगा। तो बताइए, ये हो जाएगा 0.76 बराबर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, कितना? 0। तो इतना प्लस 0 तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक हो जाएगा। तो यहाँ से हम फाइनली क्या लिख सकते हैं बताओ तो? हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट। बोलो हाँ या ना? अब एक बात गौर से सुनिए, यदि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक हमको पता चल गया, तब तो हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक भी ना पता चल गया, कितना? तो अब हम और करके इसी को चाहें तो लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। आई बात समझ में? अब आप एक चीज़ सोचिए, यहाँ पर हम जिंक का रखे तो हमको जिंक का पोटेंशियल पता चला ना।
यदि यहाँ पर सिल्वर वाला सारा सिस्टम लगा दें तो ये रीडिंग चेंज कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये रीडिंग बदल जाएगा, क्योंकि सबका अपना अलग अलग पोटेंशियल होता है ना। सिल्वर का अलग पोटेंशियल होता है, जिंक का अलग पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर जब हम सिल्वर का रखेंगे तो सिल्वर का 0.80 के आसपास होता है, या 1.10 0.80 होता है। ये हम प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं, ये तुम नहीं समझ पाओगे, ये तुम समझ नहीं पाओगे का मतलब ये तुम नहीं समझ पाओगे कि हम कैसे बोल दिए। ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, वोल्ट मीटर लगाओगे इस कंडीशन में ले जाके लैब में, तब जाके तुमको ये बात पता चलेगा। तो इस स्थिति में यदि हम यहाँ पर जिंक का रखें तो जिंक का पता चला, कॉपर रखेंगे तो कॉपर का पता चलेगा, सिल्वर का रखेंगे तो सिल्वर का पता चलेगा, सोडियम का रखेंगे सोडियम का पता चलेगा, आयरन का रखेंगे आयरन का पता चलेगा। जिसका पता करना हो उसका पता चलेगा। और बुक क्या किया है, इसी बात को, इस पूरे एक्सपेरिमेंटल बात को 2 पेज में एक डाटा ही लिख दिया है। पूरा डाटा लिखा हुआ है और वहाँ पर तुमको लिखा हुआ मिलेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, या फिर लिखा हुआ मिलेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये निकाला जाता है। उतारोगे कि घर पर उतार लोगे? निकलिए घर पर उतारिएगा वीडियो देख के। कल यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, कल भर थोड़ा क्लास इधर उधर है, फिर अब हल्का हो जाएगा। यहाँ तक यदि लोड ले लिया इस चैप्टर का तो आगे परेशानी नहीं होगा। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको ये पूरा का पूरा पहले फिगर उतारना है, ये फिगर इसको जोड़ना है, इस फिगर के नीचे ये लिखना है, इस फिगर के नीचे ये ग्रीन वाला जो लिखा हुआ है ये लिखना है, और उसके बाद आपको ये बात लिखना है। ग्रीन वाला नहीं, मतलब ये बात लिखना है इसके नीचे, और नीचे में अंत में कैलकुलेशन से रिलेटेड इतना बात है जो नीचे तक आया है, हम नीचे कर दे रहे हैं, आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो आप ये पूरा उतार लीजिए। कल हम लोग कॉपर का कैलकुलेशन, आज जैसे हम लोग जिंक का कैलकुलेशन किए हैं, कल हम लोग कॉपर का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक।